पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। अब पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 फरवरी को होता हुआ नजर आएगा। गौरतलब है कि पहले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान होना था, लेकिन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें पंजाब से जुड़ी, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, रविदास जयंती को देखते हुए सभी पार्टियों ने मतदान को पोस्टपोन करने की गुजारिश इलेक्शन कमीशन से की थी। ऐसे में आज इलेक्शन कमीशन द्वारा बैठक की गई। पंजाब चुनाव अधिकारी भी इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आए और उस बैठक के बाद ये खबर निकलकर सामने आई कि अब पंजाब विधानसभा चुनाव 20 फरवरी को होता हुआ नजर आएगा। पंजाब में विधानसभा चुनाव अब टाल दिए गए हैं। गुरु रविदास जयंती के चलते अब 14 फरवरी को पंजाब में वोट नहीं डाले जाएंगे। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर अब 14 फरवरी की बजाय 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। अब इसी के चलते 25 जनवरी को चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 1 फरवरी तक दावेदार अपनी नामांकन दाखिल करा सकते हैं। आपको बता दें कि 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती है, जिसके चलते पंजाब के सभी श्रद्धालु जो उत्तर प्रदेश के बनारस में माथा टेकने के लिए जाते हैं, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग से गुहार लगा रहे थे कि चुनावों की तारीख जो है वो बढ़ा दी जाए, जिसके चलते आज चुनाव आयोग ने दिल्ली में बैठक करी, जिसके बाद आज चुनाव की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 14 फरवरी की बजाय 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव होंगे, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग का धन्यवाद भी किया है और इस फैसले का स्वागत किया है। उत्तराखंड भाजपा ने 24 घंटे के भीतर 2 बड़े फैसले लेकर एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया है। पहला, जो प्रेशर पॉलिटिक्स पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की तरफ से खेली जा रही थी, उसको सीधे तौर पर तोड़ने का काम किया है। हरक सिंह रावत लगातार कई सीटों को लेकर भाजपा संगठन और सरकार पर दबाव बना रहे थे, जिसको देखते हुए देर रात को उनको मंत्रिमंडल से तो बर्खास्त किया ही गया, संगठन से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि कांग्रेस में भी उनकी दाल नहीं गल रही है, जिसके चलते उनके माथे पर चिंता की लकीरें भी साफ खींचने लगी हैं। दूसरी तरफ कुछ ही देर पहले जिस तरह से महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य को भाजपा में ज्वाइनिंग दी गई है, उससे साफ है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और महिलाओं को लेकर जो भी बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से आती है, चाहे वो मजबूती की बात हो, चाहे फिर सशक्त करने की बात हो, वो साफ तौर पर केवल कागजों में ही नजर आती है। ऐसे में अब भाजपा ने कांग्रेस को तो तोड़ने का काम किया ही है, हरक सिंह रावत के सवालों का भी जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रथम और दूसरे जो सूची है, उन नामों की सूची है, उनको जारी कर दिया। उसमें कुछ जो बचे शेष नाम रह गए उन पर मंथन चल रहा है। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित डिप्टी सीएम भी उस बैठक में शामिल है। किस तरीके से तीसरे और चौथे चरण में जिस तरीके से नामों की घोषणा की जाती है, उसमें किस तरीके जो मौजूदा विधायक है, क्या उनको टिकट दिया जाना है या उन पर किस तरीके उनके रिपोर्ट कार्ड को लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिगड़े हालात है, एक के बाद एक जो भारतीय जनता पार्टी के चाहे कैबिनेट मंत्री हो चाहे विधायक हो, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व लगातार बैठकें कर रहा है कि किस तरीके से आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने जो बीजेपी कैंडिडेट है, जो मौजूदा विधायक है, उनको टिकट देती है या फिर उसमें कुछ नए चेहरे सामने निकल कर आएंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। कल आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान करेगी। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि कल 12 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद के दावेदार की घोषणा की जाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ा था। ऐसे में इस बार जब आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करेगी तो किस तरीके का असर विधानसभा चुनाव में पड़ने को मिलता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी कि भगवंत मान इस रेस में सबसे ज्यादा आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने जनता से सर्वे कराने की बात कही थी और सर्वे अब पूरा हो चुका है और ऐसे में कल 12 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार निकलता हुआ सामने आएगा।
पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनावों पर बोले कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर ने उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हुए कहा कि जिस प्रकार से भाजपा राज में हर क्षेत्र में वहां पर विकास हुआ है और सीएम योगी आदित्यनाथ के जो राज के अंदर आज लोग जो है निडर होकर वहां पर रह रहे हैं, वहीं उन्होंने कहा कि चाहे उद्योगों की बात हो या शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर जो है विकास किया गया है। साथ ही उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों के अंदर जिस प्रकार से भेदभाव किया जाता था, लोग डरते थे, गुंडा राज था, आज बिल्कुल भी वैसा नहीं है और निश्चित तौर से जिस प्रकार के काम भाजपा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर करवाए गए हैं, बहुमत से जो है एक बार फिर से भाजपा की सरकार वहां बनेगी। वहीं उन्होंने पंजाब के बारे में बात करते हुए जिस प्रकार से कांग्रेस ने पंजाब को कर्ज में डुबा दिया है, वहीं उन्होंने कहा कि और आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस प्रकार के लुभावने वादे लोगों को आज जो है वस्तुएं फ्री देने की बात की जा रही है, बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं फ्री देने की बात की जा रही है, वैसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से टिकटॉक को बेचने के आरोप लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए ये घातक सिद्ध होगा। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आज पंजाब के अंदर माहौल है, निश्चित तौर से भाजपा का ग्राफ बढ़ेगा। भाजपा पूरे प्रदेश में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती पर शहीदों को नमन करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में गली, मोहल्ले, शहर और गांव के अंदर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहीदों को नमन किया जाएगा। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर आज कैथल पहुंचे थे, जहां पर RKSD कॉलेज के सभागार में उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर भाजपा ने कार्यक्रम का आयोजन किया है कि शहीदों को नमन किया जाए और उन शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाए, जिसको लेकर 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहीदों को नमन किया जाएगा और शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया है। इस दायर हल्फनामे में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ओर से किसी को भी वैक्सीनेशन करवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा। हालांकि सरकार लोगों से वैक्सीनेशन करवाने की अपील जरूर कर रही है। दरअसल एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस जनहित याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने हल्फनामा दायर किया है। इस हल्फनामे के दायर होने के बाद उन राज्य सरकारों के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जिन्होंने नो वैक्सीनेशन नो एंट्री का सिद्धांत अपनाने की बात कही थी। अगर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बात करें तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। तीसरी लहर में जो माइल्ड सिम्टम के मामले सामने आ रहे हैं, वो बेहतरीन वैक्सीनेशन का ही नतीजा है। देश भर में अब तक 157 करोड़ से ज्यादा डोजेस दी जा चुकी हैं और 157 करोड़ से ज्यादा डोज दे देने के बाद अब इस तरह की बहस अपने आप में एक बड़े सवाल भी खड़ी कर रही है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के इस हल्फनामे से ये समझ आता है कि सरकार की ओर से लोगों को वैक्सीनेशन करवाने की अपील तो की जा रही है, लेकिन किसी को वैक्सीनेशन करवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा। वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर जारी गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना जबरन वैक्सीन की डोज नहीं दी जा सकती है। इस पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि वैक्सीन लगवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाधित नहीं किया जा सकता, लेकिन अनुरोध किया जा सकता है। अनिल विज ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन को ही कारगर हथियार माना गया है, इसलिए वे सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने का अनुरोध करेंगे। अनिल विज ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए जहां जरूरत पड़ रही है वहां कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो सख्ती और बढ़ाई जा सकती है। देश में कोरोना कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 5 दिनों में रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 2,58,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। वही 385 मरीजों की मौत हो गई है। अब देश में कोरोना के एक्टिव केस 4,86,000 से ज्यादा हो गए हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कोरोना धीरे धीरे पैर पसार रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 8,900 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई है। साथ की राहत भरी बात यह है कि 4,361 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। अब प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार तैयार है और अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या सरकार
कोरोना पे लगाम लगा पाती है या ऐसे ही मासूम लोगों की जान जाती है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में अनियंत्रित कोरोना संक्रमण के कारण हरियाणा पर प्रभाव पड़ रहा है। तो वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पलटवार किया और कहा कि हरियाणा के भी कई ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा ये सब राजनीतिक बातें हैं और हमें इस महामारी के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं रोहतक जिला भी इससे अछूता नहीं है। रोहतक जिले में हर रोज कोरोना संक्रमण के मरीज नए मिल रहे हैं। रोहतक जिले की अगर बात करें तो 24 घंटे में 240 नए मरीज मिले हैं और टोटल आंकड़ा 1071 के पार हो गया है। अब लगातार संक्रमण के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और स्वास्थ्य विभाग लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाकर निकले और जरूरत हो तभी घर से निकले ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अब लगातार संक्रमण पीक पर है और ज्यादातर जो है लोग इससे बचने के लिए सिर्फ यही उपाय है कि सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाकर ही रखें। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉक्टर जेएस पुनिया का साफ तौर पर कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और सभी कोविड-19 को एक वार्ड में तब्दील कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को हिमाचल प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 1950 के पार पहुंच गया, तो वहीं एक्टिव केसों की संख्या 11,000 के पार पहुंच गई। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में रिकवरी रेट भी अब घटती जा रही है। 14 दिन पहले हिमाचल में रिकवरी रेट 98% था, ये अब 94% रह गया है। डेथ रेट में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, ये 1.5 से बढ़कर 1.69% तक पहुंच गया है। कोरोना के बढ़ने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन भी बढ़ा दिया गया है। वैक्सीनेशन को लेकर हिमाचल ने देश भर में अच्छा प्रदर्शन किया है। करीब 1,18,15,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं 62.5 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है, तो वहीं 55,29,000 लोग दूसरी डोज लगा चुके हैं। साथ ही 37,190 लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 20 जनवरी के बाद और भी मामले बढ़ सकते हैं। करीब 20 जनवरी के बाद 15,000 मामले आने की आशंका है। तो कहीं ना कहीं सर्दी जो है लोगों को अलाप की शरण में पहुंचाने का काम कर रही है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से दिहाड़ी तबका लगाने वाले लोग जो हैं दोपहर के समय ही आग का सेक रहे हैं। अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो पिछले 5 दिनों से ऊना में सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए। टेम्परेचर की बात करें तो सुबह 6 डिग्री, दोपहर में 9 डिग्री और शाम होते होते एक बार तारा जो टेम्परेचर है, तापमान जो है वो 7 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। और दिन में, क्योंकि मैदानी इलाका होने के कारण दिन में ही यहाँ अंधेरे जैसा महसूस होता है, रात जैसी महसूस होती है। मौसम लगातार पिछले 5 दिन इससे पहले बारिश जो हुई थी उससे काफ़ी तापमान हुआ में गिरावट आई और उसी को देखते हुए ऊपरी क्षेत्र में जो बर्फबारी हुई है उससे भी मैदानी इलाकों में जो शीतलहर का प्रकोप चला हुआ, जिस कारण यहाँ सर्दी बढ़ती हुई दिखाई दी। दिहाड़ीदारों के लिए रोटी कमाना मुश्किल हो रहा है। इनका यह कहना है कि जाए तो कहाँ जाए, अगर दिहाड़ी नहीं लगाते तो परिवार के सदस्य जो है वो भूखे रह जाते। मजबूरी में काम हो रहा है, पर लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि जो टेम्परेचर है वो लगातार गिरता जा रहा है और लोग मैदानी इलाकों में भी ठंड की चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते हरियाणा में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। बर्फबारी के चलते हरियाणा शीतलहर की चपेट में आ गया है। हरियाणा में चल रही शीतलहर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रविवार को हिसार में सबसे कम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग केंद्र के 7 राज्यों में भीषण ठंड पड़ने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिन शीतलहर जारी रहेगी। इन्हीं इलाकों में सुबह शाम घना कोहरा पड़ने की भी चेतावनी दी गई है। वहीं बात करें अगर देश की राजधानी की, तो दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तो वहीं अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। आने वाले दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में इसी तरीके की कोहरा और ठंड पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ठंड के चलते प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हुई रिमझिम बारिश के बाद जहां पर किसानों को फायदा पहुंचा है, तो वहीं पर बरसात के बाद कोहरे की वजह से सरसों, गेहूं और चने की फसल को भी लाभ मिल रहा है। किसान खुश हैं क्योंकि इस बार बम्पर उत्पादन होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पर सूखा पाला पड़ने की वजह से जहां पर फसलों को नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन कोहरे की वजह से इस बार फसलों को लाभ पहुंच रहा है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों का भी मानना है कि कोहरे की वजह से इस बार फसलों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से फसलों को कोहरे का अच्छा फायदा पहुंचेगा। ऐसे में किसान उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार सूखा पाला नहीं पड़ने की वजह से इस कोहरे के कारण गेहूं और सरसों की फसल को सबसे बड़ा फायदा पहुंच रहा है। दुनिया भर में कथक नृत्य के लिए मशहूर बिरजू महाराज का रविवार देर रात को निधन हो गया। बिरजू महाराज अगले महीने 84 साल के होने वाले थे। उन्होंने 1983 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिला है। महान कथा नृत्य बिरजू महाराज के निधन पर उनकी पोती रागिनी महाराज ने बताया कि पिछले 1 महीने से उनका इलाज चल रहा था। बीते रात उन्होंने मेरे हाथों से खाना खाया, मैंने फिर कॉफी पिलाई। वे देर रात के भोजन के बाद अंताक्षरी खेल रहे थे जब अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हम उन्हें अस्पताल लेके गए लेकिन उन्हें बचाया ना जा सका। पीएम मोदी समेत कई राजनेता भी निधन पर शोक जता रहे हैं। बिरजू महाराज के निधन की खबर आने के बाद से बॉलीवुड और तमाम राजनेता सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भी बिरजू महाराज की तस्वीर शेयर कर उनके निधन पर दुख जताया है। फरीदाबाद में पिछले कई दिनों से आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो धरने प्रदर्शन पर हैं और ऐसे में आज इसी कड़ी में आंगनवाड़ी महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर धरना दिया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर उन्होंने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि अपनी समस्याओं को, अपनी मांगों को लेकर वे कई बार जनप्रतिनिधियों के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इस पर कैबिनेट मूलचंद शर्मा ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे और आंगनबाड़ी वर्कर्स की जो भी समस्याएं या मांगे हैं उन्हें लेकर बातचीत की जाएगी और जो हर संभव मदद उनकी तरफ से की जाएगी वे जरूर इसके लिए प्रयास करेंगे। इसी आश्वासन के साथ आंगनबाड़ी महिलाओं ने उम्मीद जताई है कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की मध्यस्थता से उनकी मांगों का कोई हल निकल सके। 31 जनवरी को देश भर में जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी भारतीय किसान यूनियन। जी हां, आज राठौर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने यह साफ कर दिया कि 31 जनवरी को जिला स्तरीय प्रदर्शन पूरे देश में किसानों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार और किसानों के बाद कृषि कानून रद्द होने पर जो मांगे किसानों द्वारा रखी गई थी उनमें से काफ़ी मांगे जो हैं अब तक भी सरकार द्वारा पूरी नहीं की गई है, जिसके विरोध में 31 जनवरी को किसानों द्वारा प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है और एसकेएम द्वारा ये ऐलान किया गया था, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन द्वारा भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने कहा कि पंजाब में जिन किसानों ने चुनावी ताल ठोकी है उन्होंने किसानों के साथ जो है कुठाराघात किया है, जो आने वाले समय में उनको उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिंचाई विभाग में अधिकारियों द्वारा किए गए लाखों रुपए के गोलमाल की शिकायत गृह मंत्री अनिल विज के दरबार में जाने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने सिंचाई विभाग के एक्शन नरेश कुमार भोला पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने सिंचाई विभाग के एक्शन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि सिरसा के गांव तलवाड़ा खुर्द निवासी सुरेंद्र कुमार ने एक आरटीआई के जरिए 2018 में घग्गर नदी के तटबंधों को मजबूत करने के लिए जिन ट्रैक्टर ट्रालियों जेसीबी के नंबर दिए वह उन वाहनों के न होकर बल्कि स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल के निकले थे, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों की शिकायत
की गई थी, लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता सुरेंद्र कुमार ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के सामने शिकायत रखी तो गृह मंत्री ने तुरंत अधिकारियों को लताड़ा और सिरसा के एसपी को तुरंत एक्शन नरेश कुमार भोला के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। फतेहाबाद में एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद है। फतेहाबाद की हंस मार्केट में चोर दुकानदार के पूरे दिन की कमाई लेकर फरार हो गया। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चोर दुकान में घुसता है और उस दुकानदार की जो गले में पैसे पड़े होते हैं उन्हें लेकर फरार हो जाता है। दुकानदार ने बताया कि उसने पूरे दिन में 1,60,000 रुपये की कमाई की थी। चोर जो है 1 मिनट में लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस को दुकानदार द्वारा शिकायत दी गई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को अपने कब्जे में लेकर चोर की तलाश जारी कर दी है। वहीं दुकानदार ने भी चोर की पहचान की है और दुकानदार का कहना है कि ये जो चोर है फतेहाबाद के अशोकनगर का रहने वाला है। अब देखना ये होगा कि चोर की जो पहचान दुकानदार द्वारा बता दी गई है, पुलिस उस चोर को कब तक अपनी हिरासत में लेती है। जिले में अपराधियों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। आए दिन हो रही घटनाओं को देखकर कतई नहीं लगता आपकी पुलिस का अपराधियों में किसी तरह का भय है। बीती देर शाम एक डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डिलीवरी बॉय ऑर्डर देने अंसल गया हुआ था, तभी गेट पर अज्ञात हमलावरों ने उसके पेट में गोली मार दी और वो लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। राहगीरों ने उसको उठाकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल में पहुंचते ही चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगर बात करें तो मृतक के जेब से मोबाइल तथा नकदी गायब मिली है, तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि लूट के इरादे से ही इस डिलीवरी बॉय की हत्या की गई है। और अब काफी घंटे बीतने के बावजूद भी अभी तक कोई हमलावरों का सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस के हाथ अभी भी पूरी तरह से खाली है। अगर जिले की बात करें तो जिले में लगातार घटनाएं घट रही हैं। अपराधी पूरी तरह से बेखौफ नजर आ रहे हैं।